मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार या। आज का हमारा विषय है सफलता में सुख है या सुख ही हमारी सफलता है। हम इस टॉपिक को डिवाइड करके एक एक हिस्से को समझेंगे। ये पर्युषण पर्व साल में वैसे तो 3 बार आते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं, लेकिन जो हम धूमधाम से एक बार मनाते हैं, बेसिकली इट्स टाइम टू ब्रेन वॉश, इजंट इट। क्योंकि इतना मैल चढ़ जाता है पूरा साल हमारे ऊपर, हमारे आंखों के सामने इतनी अंधकार की परतें हैं। हम एक एक को पहचान कर, समझ कर, आइडेंटिफाई करके क्लियर कर देना चाहते हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर, एक बहुत ही बड़ा धोखा जो मैं अपने आप को दे रहा हूं, और संसार में आपको जो मिलेगा वो आपको यही धोखा देगा। बच्चे की आंख खुलती है, उसके माँ बाप उसे धोखा देते हैं और कहते हैं बेटा तुझे बड़े होके बड़ा आदमी बनना है। बच्चा पूछता है कि पापा जितने सालों में आप बड़े आदमी बन गए उतने सालों में मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा। बोले नहीं बेटा, हाइट में उम्र में बड़ा नहीं, तुझको जीवन में नाम कमाना है, तुझको पैसे कमाने हैं। कि बेटा बोलेगा पापा पैसे तो आपने भी बहुत कमा लिए और नाम तो आपने रख ही दिया, अब क्या कमाऊंगा इसको। और बोले तू समझा नहीं भाई, सफलता वो है जब पड़ोसी शर्मा जी भी बोले आकर कि वाह आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। समझ नहीं आई बात थोड़ी सी। मतलब सफलता शर्मा जी बांटते फिरते हैं। नहीं, बात चल रही है हल्की फुल्की सी, मगर बहुत गहराई से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम में से जितने लोग एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे को जज करते हैं एक्चुअली पूछने के बहाने से, और आप क्या करते हैं। एक्चुअली में आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को मैं ऐसे देखूं, ऐसे देखूं कि ऐसे देखूं, इसके ऊपर और 2 मिनट वेस्ट करूं, या ये अपने लायक नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। विजिटिंग कार्ड छापते हैं, डेजिग्नेशन नीचे नाम में लगाते हैं। पहले तो डॉक्टर लोग डॉक्टर लगाया करते थे, अब सीए लोग बोलते हैं हमारे नाम के आगे सीए लगाओ। ये क्या है, मैं पूछ रही हूं आपसे। ये स्कूल में कॉलेज में टॉप करना, ये किसके लिए है। ये सफलता की परिभाषा, ये सारी कहानी शुरू हुई सफलता से, राइट। सक्सेस, एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। यहां तक कि कोई यदि पूछ ले आप क्या करते हो और कोई बोले मैं करता था, तो लोग आपको क्या जज करते हैं। सक्सेस पास्ट टेंस है, बरी हो चुका है, गड़ गया है। कोई बोल दे मैं हाउसवाइफ हूं, ऐसे। कोई बोल दे मैं रिटायर्ड हूं, ऐसा। ये क्या है। मेरी खुद की वर्थ मेरी नजरों में खत्म हो जाती है जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों की नजरों में कुछ बड़ा नहीं कर पाया हूं। मैं पूछती हूं आपसे, ये सफलता किसकी होती है।
सफलता लोगों की नजरों में मैं क्या हूं, ये है कि सफलता जो अंदर से अपने आप को सफल महसूस करे, उसकी होती है। सबसे पहला भाग है, 3 हिस्सों में हम अपने पूरे डिस्कशन को बांटेंगे। पहला भाग है धोखा। पहला भाग है सफलता में सुख है। पहला भाग है जहां पे हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं और एक बार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो मानता हूं कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बहुत बड़े अंधकार में अपने आप को रखे हुए। आदमी सुंदर दिखना चाहता है कि नहीं दिखना चाहता है? क्यों? किसके लिए? आईने में अपने आप को देखने के लिए, कि वो लोगों की नजरों में अपने आप को सफल तब मानता है जब लोग उसको कहते हैं अरे आपको देख के तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। क्या अचीवमेंट है इस बात में, पूछ रही हूं मैं तो। लोगों ने आपको आपकी उम्र से कम समझ लिया। लोगों ने आपको जितने दाग धब्बे वाला, झुर्रियों वाला चेहरा था उसकी जगह बहुत ही सुंदर समझ लिया। लोगों ने आपके 2-4 ज्वेलरी या कपड़े देखकर जितने पैसे थे उससे ज्यादा पैसे आपके पास समझ लिए। तो क्या हो गया? आप दुखी थे और लोगों ने आपको बहुत हैप्पी समझ लिया। और आप किशनगढ़ के डंपयार्ड में गए थे और लोगों ने समझ लिया कि आप तो स्विट्जरलैंड गए थे क्योंकि फोटो ऐसी खींची थी हमने। तो क्या हो गया? मैं ये पूछ, तो क्या हो गया? मैं बेवकूफ था और लोगों ने मुझे इंटेलिजेंट समझ लिया, तो मैं सफल हो गया। एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये चल रही थी कि बेसिकली तो मुझे सुख चाहिए था। कहानी कहां से शुरू हुई थी, चाहे वो एक अनपढ़ गवार चींटी हो, निगोदिया जीव हो, पेड़ हो, इल्ली हो, कॉकरोच हो, छिपकली हो, मतलब मेरा कोई भी फॉर्म हो। मतलब समझ में आया ना आपको? मैंने बात तो ऐसे करी, इल्ली छिपकली, ये बात तो मेरी ही थी। चाहे मैं इतनी निकृष्ट अवस्था में था, और चाहे मैं संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बन चुका हूं जिसके पास में अपना दिमाग है सोचने समझने के लिए, जो सक्षम है, जो पावरफुल है, जीव के किसी भी रूप में उसे कहीं से कहीं भी यदि देख लिया जाए, उसको चाहिए था सुख। लेकिन जब ये मनुष्य भव में आया, इसके दिमाग में स्पेशल कंडीशनिंग हुई। आपको पता है एक जानवर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मोटा है कि पतला है, कि वो काला है कि गोरा है, लेकिन इंसान को फर्क पड़ता है। एक जानवर ये शो ऑफ नहीं करता है कि मेरे पास तो 4 तिनके घास के हैं, तेरे पास एक ही है, लेकिन मुझको तो फर्क पड़ता है। यानी कि मेरी कंडीशनिंग ने मेरे दिमाग के ऊपर एक ऐसा सफलता का क्राइटेरिया बना दिया। ये मत सोचना इस बात को सुनकर कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है और हम तो इसको समझते हैं। अगर हम इस बात को समझ रहे होते तो हमारा फोकस राइट हो गया होता। What are we chasing in life? Let's clear that right now. बात शुरू हुई थी कि मुझे सुख चाहिए था। मुझे समझा दिया गया बचपन से, मेरे दिमाग की कंडीशनिंग कर दी गई कि बेटा तुझे सुख तो तब मिलेगा जब तू सफल होगा। तो उसने पूछा पापा सफल क्या होता है? तो उसने बोला बेटा सुन, जब तेरे पास ऐसा घर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, इस उम्र में जाके तेरी शादी हो जाए, ऐसे बच्चे हो जाए, 40 के पहले कमाना और 40 के बाद में, अब पैसा नहीं कमाना है इसको, 40 के बाद में अब इसको नाम कमाना है। किस नाम से? आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। यू आर गिविंग बैक मनी एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी? सबको पता है ये बात। पहले हम कमाते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ आवर हेल्थ, और फिर हम क्या करते हैं इन द सेकेंड हाफ?
फिर हम पैसा खर्च करते हैं टू रीगेन दैट हेल्थ। मतलब आपको ऐसा कहीं गड़बड़ नहीं लग रही है कि मैं बहुत बड़े धोखे में हूं? मैं एक चीज को चेस करता हूं, उसको पाता हूं, फिर उसको छोड़ता हूं, किसी और चीज को चेस करता हूं, उसको पाता हूं, उसको छोड़ता हूं, फिर किसी और चीज को चेस करता हूं। सच्ची में मुझे चाहिए क्या है? एक कहावत है इंग्लिश में, वॉट इज द पॉइंट इन विनिंग द रेस इफ योर बैक इज ब्रोकन? क्योंकि सक्सेस तो होलसम होनी चाहिए थी। सफलता में आधी असफलता और आधी सफलता कैसे हो सकती है? एक कहानी सुनाती हूँ पंचतंत्र की। मूल पंचतंत्र की है, पुराने जमाने की। उसमें क्या होता है कि एक ब्राह्मण होता है, और वो किसी गांव में गया होता है, अंधकार हो गया है। तो वो एक फैमिली, जुलाहे की फैमिली, जुलाहे यानी कि टेलर, जुलाहे की फैमिली होती है, एक हस्बैंड और वाइफ। वो दोनों घर से निकले होते हैं कि आज शाम को पार्टी करेंगे, दारू वारू पियेंगे। लेकिन वो मिल जाता है ब्राह्मण, उनको रास्ते में देख लेता है और बोलता है कि मुझे रात बिताने के लिए एक बस पलंग की जरूरत है और पानी की जरूरत है, मुझे आपके घर में जगह दे दो। तो वो हस्बैंड बोलता है वाइफ को कि एक काम करो, मैं लाता हूं तुम्हारे लिए पीने के लिए, अपन घर पे ही करेंगे, तुम इनको लेके जाओ और इनको एक कमरे में सुला दो। ठीक है, ओके, मान जाती है। वो जो वाइफ होती है, एक्चुअली में उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ चल रहा होता है। पंचतंत्र की कहानी है। वो खुश हो जाती है, वैसे भी उसको जाना नहीं था, बड़ी मुश्किल से जा रही होती है। वो जब वापस घर आती है, वो ब्राह्मण को सोने की व्यवस्था देती है, एक टूटी हुई सी चारपाई, और उसको बोलती है कि आप सो जाइए, मैं आती हूं एक काम निपटा के। और सजती है, धजती है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, और कपड़े पहनकर वो अपने जो भी है, जिसके साथ उसका चल रहा है, उससे मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। हुआ ये कि वो जुलाहे को लगता है कि आज की जगह पार्टी कल कर लेंगे, और वो जल्दी वापस घर लौट आता है। अब जैसे ही वो लौटता है और वो देखता है कि ये तो सज धज के कहीं और निकल रही है, तो उसे इतना गुस्सा आता है इसके ऊपर, इतना गुस्सा आता है कि वो इसको पकड़ के ले जाता है घर में और एक खंबे से बांध देता है। थोड़ी बहुत पिटाई करता है और बोलता है कि तेरी अकल ठिकाने आएगी, मुझे धोखा देती है, कहाँ जा रही थी? बोली मैं तो मेरी सहेली से मिलने जा रही थी। झूठ बोलती है तू, सच धज के इतनी रात को सहेली से मिलने जा रही थी। वो इस बात को नहीं मानता है, और वो घर से स्टॉर्म आउट करके चला जाता है कि अब मैं जाऊंगा, मतलब गम में पी कर आऊंगा। फिर क्या होता है कि ये जो जुलाहिन होती है, टेलर की वाइफ, इसकी एक अभिन्न सखी यानी बेस्ट फ्रेंड होती है, वो नाइन होती है। नाइन समझ गए आप? बार्बर की वाइफ। हम्म। तो वो नाइन को रात में, पड़ोसी होती है, वो देख लेती है, समझ जाती है कि ये तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। तो वो आती है घर में और इसको बोलती है कि सुन, तू चिंता मत कर, तू बहुत सही काम कर रही थी, ये नालायक आदमी के लिए तुझको बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है मैं तेरी जगह बंध जाती हूं, तू जा मिलकर आ, फिर तू वापस आ जाना और तेरे को मैं वापस बांध दूंगी और मैं अपने घर चली जाऊं। अभी मैं सफलता की परिभाषा बताने वाली हूँ आपको इसके बाद। एक्चुअली मैं क्यों बताऊंगी, आप बताओगे मुझको। अब वो तो चली जाती है मिलने के लिए। अब इसका पति वापस आता है, रात को अंधेरे में अपनी पत्नी को दूर से देखने में खंबे से बंधी हुई एक सी दिखती है। उसे और गुस्सा आता है क्योंकि वो पीकर आता है। वो बोलता है तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी नाक काट देता हूं। और उसने लेकर एक छुरे से उसकी नाक काट दी। किसकी नाक काटी? नाइन की। और वो जाके नशे में धुत होके, बेहोश होके सो गया। अब जब वो लौट कर आई और उसने नाइन को देखा, अपनी सखी को, उसे बहुत दुख हुआ,
पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, उसको खोला, खुद बंध गई और नाइन को उसके घर भेज दिया। नाइन का पति 3 दिन से बाहर गांव गया हुआ था। अब दो कहानियां देखना, यहां पर इसका पति सुबह थोड़ा सा उठता है जब वापस, तो वो बोलता है तू नकटी है, और जो भी गालियां देता है, और बोलता है तूने मेरे साथ धोखा दिया। वो बोली भगवान गवाह इस बात के कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, और यदि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम देख लो सारे भगवान मेरी नाक वापस आ जाए, यदि मैं सच्ची हूं तो वो बोलता है फालतू की बात करती है, और उसने जैसे ही रोशनी खोली और इसकी नाक तो वापस आ गई। उसने बोला काटी नहीं होगी मैंने रात में। बोले देखो नीचे खून पड़ा है, नीचे नाक पड़ी है, नीचे चाकू पड़ा है। और उसको इतना दुख होता है, मैंने अपनी पत्नी पे शंका करी, भगवान ने इसको बचाया है, और वो अपनी पत्नी को वापस स्वीकार कर लेता है। अब वहां नाइन के साथ क्या हो रहा है, सुबह सुबह उसका पति लौट कर आता है, 3 दिन ट्रैवल करने गया था, और बाहर से आवाज देता है कि अरे राजा के बेटे के बाल काटने जाने हैं, जल्दी से मेरा उस्तरा दे। लेकिन नाइन की तो नाक कटी हुई है, नाइन की तो नाक कटी हुई है, वो अपने पति को चेहरा नहीं दिखा सकती है, क्या जवाब देगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब जिस आदमी ने गलती करी, सोचो, शिकायत भी नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो वो इतनी फंस गई, वहीं उसने अपना दिमाग लगाया। प्रत्युत पन्नमति कहते हैं उस व्यक्ति को जो ऑन द स्पॉट अपना दिमाग लगा के डिसीजन ले लेता है। ये नाइन और ये जुलाहिन, ये हम हैं, बहुत जल्दी पता चलेगा। तो ये उससे बोला मेरा उस्तरा लाके दे, और इसको अपनी नाक बचानी थी, तो इसने उस्तरा उठाया और फेंक के कमरे से बाहर दिया, मैं तुम्हारी बाप की नौकर लगी हूं। उसको ऐसे गुस्सा आई, 3 दिन बाद तो आया था घर, एक उस्तरा लाके नहीं दे सकती है। तो उसने बोला कि तू अपने आप को समझती क्या है, अपने हाथ से उठा के लाके दे, और उस्तरा उसने वापस कमरे के अंदर फेंक दिया। और ये जोर से चिल्लाई हाय राम मेरी नाक कट गई, मेरे नालायक पति ने मेरी नाक काट दी। फिर और ये बाहर आई और खूब हो हल्ला मचाया और चिल्लाया। उसको तो अपनी इज्जत भी बचानी थी, अपने काली करतूतें बचानी थी, अपनी दोस्त को बचाना था। तो उसने जाके चिल्लाना शुरू कर दिया, ये नालायक मेरा पति, ये मुझे मारता है, इसने मेरी नाक काट दी। वहां से कुछ सिपाही आए हुए थे क्योंकि राजा के बेटे के बाल काटने जाना था। उनको पता चला कि इस आदमी ने इतना घने गिरा हुआ काम किया है, तो वो उठाकर इसके पति को जज के सामने ले गए, नाइन को भी लेके गए। वहां जाके उस नाइन ने प्रूव किया कि ये हमेशा से ऐसा नालायक रहा है, इसने मुझे मारा है, पीटा है, ऐसा किया है, आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। उसने सोचा वैसे भी मुझे इससे अपना पिंड छुड़ाना था, ये अच्छा मौका नहीं है। अब हुआ ये, आपको याद है वो ब्राह्मण जो रात को उस कमरे में सो रहा था, तो राजा ने तो पहले उस नाई को पनिशमेंट दे दी कि भाई इस आदमी को इसके हाथ नाक कान काट कर गधे पे मुंह काला करके बिठा के पूरे में घुमाया जाए। जैसे ये बात उस ब्राह्मण के कान में पड़ी, वो ब्राह्मण ने बोला कि मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं था वहां पे साक्षी, मुझे पता है इसके पति ने इसकी नाक नहीं काटी है, ये उसकी पड़ोसी उसकी सहेली के पति ने उसकी नाक काटी है। तो उसने जाके वहां पर कोर्ट ऑफ लॉ में जो सच्ची बात है वो बता दी है। तो राजा को और गुस्सा आया, ऐसी तिरिया चरित्र वाली औरत नाक कहीं और कटा के आई है अपनी करतूत से, और अपने पति को लांछन लगाती है। और ये पता चला तो जुलाही को भी पता चल गया कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया था और मैंने इसकी नाक काटी थी।
तो राजा ने इन दोनों की नाक तो पहले ही इसकी कटी हुई थी, दोनों कान भी कटवा दिए। ये उस कहानी में आया, पंचतंत्र की कहानी में। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ये नाइन और जुलाही दोनों, नाइन और जुलाहिन, ये दोनों ने जो भी किया उसमें ये सक्सेसफुल हो गई, ये सफल थी कि ये असफल हो गई? जब स्वॉपिंग करी और उसने उसको भेज दिया खुद बंद के, वो सफलता थी कि असफलता थी? प्रश्न है मेरा आपसे, सफलता थी कि असफलता थी? शॉर्ट टर्म में ऐसा दिख रहा था कि सफलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वास्तव में वो अपनी कब्र खोद रही थी। जब उसने सक्सेसफुली अपने पति को कन्विंस कर दिया भगवान की साक्षी देकर कि मेरी नाक तो नहीं कटी थी, वो सफल हो गई कि वो असफल थी? क्या उसे सक्सेस कहना चाहिए? डू यू विन द रेस इफ योर बैक इज ब्रोकन? जब वो जुलाहिन ने वहां पर वो उस तरह फेंका और उस तरह आया और झूठे इल्जाम में अपने पति को फ्रेम किया और उसकी बात को मानकर उसके पति को पुलिस ले गई, बोलो वो सक्सेसफुल हुई कि वो अनसक्सेसफुल थी? शॉर्ट टर्म सक्सेस को सक्सेस कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मैं आपसे पूछ रही हूं। शुभोम चक्रवर्ती यहां की आयु में चक्रवर्ती बन जाते हैं और अगले ही क्षण मरने के बाद में सातवें नरक के दुख भोगते हैं। उनके उस चक्रवर्तित्व को मैं सक्सेसफुल बोलूं कि फेलियर बोलूं? शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में, अरे शॉर्ट टर्म में जो भी था तुमने मन को बहला लिया क्योंकि तुम उसे सफलता का नाम देते हो और तुम ठगाए जाते हो। ये संसारी जीव का प्रवचन सार ग्रंथ में सुखाधिकार और शुभ परिणाम अधिकार है। मैं बातें बहुत बहुत सरल और सिंपल कर रही हूं, लेकिन बातें बहुत गहरी हैं और इसके सल्यूशन में काफी आएंगी जो मूल अपने ग्रंथ से गाथाओं से आएंगी। हमें पहले ये रियलाइज करना है कि संसार में मेरे जीवन काल में मैं जो कुछ भी करता हूं वो सफलता है कि वो असफलता है। एक और आपको उदाहरण दूंगी, आपको बिल्कुल बात ख्याल में आ जाएगी। एक फिल्म थी इंग्लिश की, शायद किसी ने नहीं देखी होगी यहाँ पे, जिसका नाम था जस्ट इन टाइम। सुना है किसी ने इसके बारे में? नहीं सुना है? गजब का कॉन्सेप्ट बताया भाई साहब, गजब का कॉन्सेप्ट बताया। ये हॉलीवुड वाले दिमाग बहुत चलाते हैं। पता है फिल्म की थीम क्या थी? सफलता और असफलता का इस मनुष्य भव में एक एक पल का हिसाब लग जाए। फिल्म की कॉन्सेप्ट ये थी, थीम ये थी कि जो भी आदमी पैदा होता है उसके हाथ में यहां पर, एक तो हर आदमी 25 साल के बाद में एज नहीं करता है। एज नहीं करता है मतलब जैसे देवगति में आप युवा रहते हो ना हमेशा, तो हमेशा आप युवा ही रहोगे। आफ्टर 25 एज यू विल नॉट एज। और हर व्यक्ति जो भी होता है उसके हाथ में इस जगह पर उसके जीवन में कितना टाइम बचा है, उसकी घड़ी टाइमर के साथ चलती रहती है? साल, हफ्ता, महीना, घंटा, मिनट, सेकंड्स तक प्रति समय आपके हाथ में आपको क्या दिख रहा है? आपका वक्त कम होते हुए। अब गजब की चीज जो फिल्म में दिखाई वो क्या थी? क्योंकि टाइमर तो मेरे हाथ में भी है, भले ही मुझे नहीं दिखता हो, नहीं। गजब की चीज क्या थी फिल्म में? वहां पर दिखाते हैं कि जितने भी काम होते हैं, जो करेंसी है वो है टाइम। मतलब ये कि यदि आपको समझो चोरी करनी है, डकैती डालनी है, तो आप जाओगे सामने वाले के हाथ के सामने अपना हाथ रखोगे, उसका टाइम छीन लोगे और तुमने उसका पूरा टाइम छीन लिया तो वहीं पे धड़ाम होके गिर के मर जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? अब करेंसी टाइम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको
समझो पार्किंग करनी है मॉल में नीचे, तो वो बोलता है गिव मी 3 आवर्स ऑफ योर टाइम। तो आप पार्किंग कर लो। आपको कॉफी पीनी है, वो बोलेगा गिव मी हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम, तो आपको कॉफी मिलेगी। आपको समझ में आया? गिफ्ट देना है तो टाइम का गिफ्ट दो, चोरी करनी है तो टाइम की चोरी करो। दुनिया में जो काम तुमको करना है उसकी करेंसी क्या है? टाइम है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कॉफी पियोगे? हैं? वाह, सीधे सीधे आपसे आधा घंटे मांग मांग लिए और कॉफी पिलाई तो आपने मना कर दिया। और वास्तव में जब कॉफी पीने आते हो तो आधा क्या 1 घंटा निकल जाता है जीवन का, और उसका हमें हिसाब नहीं लगता। एप्पल खरीदने जाओ, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मुझे 20 मिनट दे दो तो मैं तुमको एप्पल 6 किलो दूंगा, और तुम मुझे यदि 2 मिनट दोगे तो एक एप्पल। क्या करोगे? क्या 500 रुपए किलो, 300 का भाव चलता है। कितनी देर तक तू उसके साथ बकवास कर सकता है, झिकवात कर सकता है कि 5 का 10 मिनट लगे मैं तो 300 में लेके आऊं। तूने पैसे भी दिए मूर्ख, और तूने अपने जीवन का 20 मिनट वो एप्पल के नाम कर दिया। सोचा कभी आपने? शॉपिंग करने जाना है, क्या खरीदना है? साड़ी खरीदनी है। कितने घंटे देने तैयार हो अपने जीवन के, बताओ? कितनी महंगी साड़ी दिला सकते हो आप लोग? हैं? यहां पे जाके खरीदूंगी 10,000 की मिलेगी, वहां जाके खरीदूंगी 4 घंटे लगेंगे लेकिन 3,000 की। बोलो क्या करोगे? पूछ रही हूं मैं आपसे, पूछ रही हूं मैं आपसे। अरे कई बार लोग बोलते हैं हमारी शादी के पहले ना हम कलकत्ता जाएंगे, सूरत जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। क्यों, मुंबई में कुछ नहीं मिलता है क्या? कि नहीं 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 नहीं, सामान खरीदना है ना वहां पे सस्ता मिलता है। ये क्या है? ये बिजनेसमैन के साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ है। नौकरी वाला तो फिर भी अपने 8 घंटे की नौकरी के बाद ओवर टाइम लगा देता है, एक एक वीकेंड को, एक एक घंटे को गिनता है, क्योंकि उसे अपनी वक्त की थोड़ी बहुत कीमत है। लेकिन बिजनेस वाला पैसा तो गिनता है लेकिन टाइम खर्च होता है उसको तो देखता ही नहीं है। 4 करोड़। इस फिल्म में पता है क्या होता है? इस फिल्म में जो बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, वो हर काम आराम से करते हैं। अमीर मतलब, अमीर मतलब क्या? टाइम से अमीर। जिसके पास 100 साल है, 1,000 साल है 10,000 साल है, वो हमेशा हर काम को आराम से करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, शांति से बैठेंगे, बातें करेंगे। और जिसके पास 6 घंटे हैं वो कैसे काम करेगा? भाग भाग के। है? वो हर चीज में ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैं आपसे पूछ रही हूं आपके पास कितना टाइम है? 1.5 गति का टाइम है हमारे पास में, जहां मिनिमम 10,000 सालों से शुरू होता है और ऊपर 33 सागर तक चला जाता है। विचार तो करो। मैं कहती हूँ अज्यूम कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है, एआई का जमाना है, एक घड़ी और उसमें टाइमर अपने हाथ में लगा लो। भगवान महावीर 72 साल तक रहे थे। हाँ, तुम 82 मान लो, तुमको 21 रहना है, कोई बात नहीं। कुछ तो मानो, कुछ तो दिमाग में एक फिगर रखो अपने लिए, और उसके टाइमर से एक बार के लिए वो घड़ी पहन के माइनस करना शुरू कर दो। और अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारी सफलता किस में है। 4 रुपए की चीज 2 रुपए में खरीदने में मैं सफल हो जाता हूं, या अपना वक्त बचा के मैं सफल हो जाता हूं? बता। अब जब भी ये वाली बात आती है ना तो लोग इस बात पे तो कन्विंस हो जाते हैं कि टाइम इज मनी। मतलब असली वाली करेंसी टाइम की वैल्यू है।
अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इतना टाइम बचा के आप उस टाइम का करोगे क्या? करोगे क्या उस टाइम का? वास्तव में तो देखा जाए तो बहुत सच बात बताती हूँ, शास्त्रों के अनुसार आपको, हमको जो ये मनुष्य भव मिला है ना, ये जितने मनुष्य पूरी दुनिया में होते हैं, अलग अलग टाइम प्लेस और काल में, उसमें सबसे शॉर्ट लिविंग लाइफ टाइम हमारा है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये शास्त्रों से पता है। थोड़ा सा 5 मिनट इसकी गहराई में जाके आपको उसकी एक विजन देती हूँ, ख्याल आएगा। ये छठे काल को एक्सेप्शन में छोड़ दो, है इतनी बदतर से मैं भी अपना कंपैरिजन कर नहीं रही। जो 20 साल तक रहने वाले हैं या 15 साल तक रहने वाले हैं, उनसे मेरा कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे बताइए, जो उत्तम भोग भूमि में रहने वाले जीव है, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? पता है आपको? 3 पल्य का। पल्य मतलब क्या? मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकती हूं अभी, लेकिन आप उसको गूगल करके देख लेना, मिल जाएगा आपको डिटेल में। समझ लेना, करोड़ों इंटू करोड़ों इंटू करोड़ों इंटू करोड़ों सालों में मल्टीप्लाई करोगे, उससे भी बड़ा होता है 1 पल्य। और ये 3 पल्य की आयु होती है उत्तम की। मतलब लाइफ खत्म ही नहीं होती है भाई साहब, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। मध्यम नहीं, कोड़ा कोड़ी अलग। जो मध्यम भोग भूमि वाले हैं, उनकी आयु कितनी होती है? 2 पल्ले की होती है। जघन्य भोग भूमि वालों की 1 पल्ले की होती है। चौथे काल वालों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? हाँ? 1 लाख कोटि पूर्व, 84 लाख पूर्व की आयु थी ना आदिनाथ भगवान की। 84 लाख में और आपने 16 लाख ऐड कर दिए, तो 1 कोटि पूर्व हो गया। 1 कोटि पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की। 1 करोड़ पूर्व, और एक पूर्व कितना होता है उसका मल्टीप्लीकेशन आता है, कितने फिगर्स, कितने थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोड़ इनटू मल्टीप्लाई करते जाओ, तब जाके एक नंबर आता है। मतलब एकदम अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। अब मैं आपसे बात करूं, हम तो आर्यखंड के जीव हैं, बराबर? पता है ना आपको कि नहीं पता है? हम भरत क्षेत्र के तो हैं, कर्म भूमि के। कर्म भूमि में भी 6 खंड होते हैं। 5 तो म्लेच्छ खंड होते हैं और एक आर्य खंड होता है। म्लेच्छ खंड वालों की जीव भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है भाई। है? ये क्या हुआ? और इसी वक्त जो बाकी की भोग भूमियां है ना, जो अपने काल चक्र में पहला दूसरा तीसरा काल था, वो छोड़ दो, बाकी की भी तो भोग भूमियां हैं, उत्तर कुरु, देव कुरु आदि। उन सब में भी अभी इतनी समझो है, लैक्स एंड करोड़ ऑफ ईयर्स की आयु है। और कुभोग भूमि, उनकी भी उतनी आयु है, करोड़ों करोड़ों साल की। जितने मनुष्य होते हैं टोटल, हर काल में, हर क्षेत्र में, उसमें सिर्फ और सिर्फ छठे काल को छोड़ दो, तो हमारे जैसे पंचम काल के आर्य खंड के कर्म भूमि के जीव, हमको कितना मिला इसमें से? कि 80 भी मिल जाता है तो हम अपने आप को लंबी आयु वाला मानते हैं। बोलो हद हो गई कि नहीं हो? कितनी कम आयु मिली है हमको। वो टाइमर की बात चल रही है ना, वो भोग भूमि वाला बैठकर, वो बच्चा अगर अंगूठा चूसता रहे समझो, तो भी उसे क्या फर्क पड़ता है 2-5 हजार साल तक? कभी पढ़ना भरत चक्रवर्ती की कहानी, कि कितने सालों तक उनका बचपन था और कितने सालों तक जवानी थी और कितने सालों तक राज्य किया। दिमाग खराब हो जाएगा, बूढ़े होकर राज्य करना शुरू किया था उन्होंने। भरत चक्रवर्ती की मेजर लाइफ तो चक्रवर्ती बनने के पहले ही निपट गई थी, कितने सालों की। अगेन 84, वो सेम जो आदिनाथ भगवान की आयु थी, वही भरत चक्रवर्ती की आयु थी। तो द पॉइंट इज दिस, कि हमें जो समझ में नहीं आता कि हम अपने समय के साथ करें क्या, वी डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। और फिर हमें क्या समझ में आता है कि भाई वो करो जिसमें तालियां बजे।
वो करो जिसमें लोग सल्यूट करें, वो करो जिसमें अवार्ड मिले, वो करो जिसमें एप्रिसिएशन हो। तो हमने अपने सफलता का क्राइटेरिया बना लिया, ये छोटी छोटी चीजों को एक बार के लिए मुझे वो मिलती और एक कोटि पूर्व तक चलती तो समझ में भी आता कि इसने इस बात को क्यों किया। लेकिन यहां तो इसको मिलता है और मिलते मिलते उसके खर्च करने का वक्त। अब हमारा सफलता का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? हम्म? अगर सफलता में सुख है तो मुझे एक संसारी प्राणी यहां पे लाके दिखा दो जो सुखी हो। सफल तो बहुत है इस संसार में। इस संसार की डेफिनेशन से सफलता जिसको कहते हैं, जो आपका आदर्श है, कोई बोलता है मुझे राकेश झुनझुनवाला जैसा बनना है, बहुत बढ़िया। अगर आपको राकेश झुनझुनवाला जैसा बनना है तो मैं आपसे पूछती हूं, आपने किसी ने पर्सनली उसको मिला था लास्ट के फ्यू इयर्स में? देखा उसका क्या हाल था? पता है आपको क्या था? बताइए। हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करना पड़ता था भाई, कहीं ले जाना हो तो चल नहीं सकते थे। क्या ऐसी सफलता चाहिए तुमको जो एक हाथ देता है और दूसरे हाथ ले लेता है? तुम्हें नाइन की सफलता चाहिए? तुम्हें वो जुलाहिन की सफलता चाहिए? तुम्हें कौन सी सफलता चाहिए जिसे तुम सफलता समझते हो? वो कब तक टिकने वाली है? तेरी आयु इतनी छोटी है, इसकी सफलता उससे भी छोटी है। और उस सफलता के लिए तो इस मनुष्य भव को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जिस मनुष्य भव की आवश्यकता किसके लिए है पता है आप? असली सफलता के लिए है। जो असली काम है उसकी कीमत पे तो ये काम करता है। तो अपने 4 दिन डाल के शॉपिंग करता है अगर एक लहंगे की, तो तू जीत गया कि तू हार गया? मैं कहूं एक दुकान में जाओ, आंखें बंद करो और जिसके ऊपर हाथ रख लो और वो खरीद लो और पहन लो, तो क्या हो जाएगा? नहीं, ये भी मुझे विचार आया, सही पूछ रही हूँ, विचार तो आते हैं ना, क्या करें। दुकान में वही चीजें रखी होती हैं जो सारी की सारी बिकती हैं बराबर, क्योंकि जो नहीं बिकती है वो डेड स्टॉक नाम से छोड़ दी जाती है। एक आती है और वो एक को बोलती है छी ये कितना गंदा है, ये बहुत बढ़िया है। दूसरी आती है, वो बोलती है छी ये कितना गंदा है, ये बहुत बढ़िया है। मतलब दुनिया में सब सब पहनते हैं, सबको अच्छा मान के पहनते हैं, बुरा कुछ नहीं है। तो आंख बंद करके खरीद लेता। मैं कंफ्यूज हूं, पिंक लूं कि ब्लू लूं? मैं बोलती हूँ तो बहुत बढ़िया बात है, कोई भी ले ले। नहीं 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 नहीं, हमारा डिसीजन लेने का टाइम कहाँ वेस्ट होता है कि पिंक लूं कि ब्लू लूं, दोनों पसंद आ रहे हैं और दोनों खरीदने हैं। इसका मतलब है कि तू अपना सक्सेस पिंक खरीदने में मानता है कि ब्लू खरीदने में मानता है? मैं पूछ रही हूं आपसे, क्या हो जाएगा? ये बहुत उथला है। हिसाब लगाना है, अपने आप को व्यापारी समझते हो और अच्छा बिजनेसमैन समझते हो तो अपने समय का हिसाब लगाओ। और यदि आपके पास पैसे हैं कदाचित, और यदि प्रॉब्लम टाइम से भी सॉल्व हो सकती है और पैसों से भी सॉल्व हो सकती है, तो कैसे सॉल्व करना चाहिए? हम सोचते हैं मैं ही कर सकता हूं, इसके पैसे क्यों दूंगा? मूर्ख, टाइम तेरा बचा ले तो तेरा पैसा खर्च किया हुआ भी सक्सेसफुल है, और नहीं तो तू तो फेल हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट सफलता का क्लियर ही नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट वैल्यू का क्लियर ही नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट कि इस जीवन में करना क्या है क्लियर ही नहीं है। हम एक एक बुलबुला, बबल्स बबल्स क्रिएट, इतना बड़ा बबल बनाया मैंने, वो देखा है आपने? एक वो बहुत बड़ा सा एक ऐसा आता है रिंग, उससे इतना बड़ा बबल बनता है। फिर कंपटीशन होता है, तेरा बबल कितना बड़ा, मेरा बबल कितना बड़ा। बोलो,
बबल किसी का कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो जाए, उसका सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि बबल का सत्य है वो फूट जाए। बोलो आपको अपना बबल कितना बड़ा बनाना है? मुझे रेस में ही नहीं भागना भाई साहब, मुझे रेस में ही नहीं भागना। क्यों? मुझे अपनी कमर संभालनी है ना। क्या गलत है इसमें? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ये कहते हैं कि ये जो मनुष्य भव कर्म भूमि में पंचम काल में हमें मिला है छुटकू सा, ये काने गन्ने की तरह है। काना गन्ना आप जानते हो किसे कहते हैं? हम्म? गन्ना तो देखा होगा। गन्ने में एक जो वो पोर होती है वो जूसी पोर होती है, उसका एक काना गन्ना वाला हिस्सा होता है जिसमें से यदि आप जूस निकालने की कोशिश करो तो नहीं निकलेगा, निकलेगा तो एक आध दो बूंद कड़वा सा, बड़ी मुश्किलों से मे बी स्टॉप गैप अरेंजमेंट निकल आए। वो काने गन्ने को, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है गन्ने का। यदि उस गन्ने को आप बो देते हो तो बड़े बड़े लंबे लंबे गन्ने के खेत उगाएंगे, जूसी जूसी गन्ना निकलेगा। लेकिन अगर उसको ही उसमें से रस निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अब सफलता किसमें है? उस गन्ने को बोने में कि उसको निचोड़ के जो दो बूंद मिल जाए उसको पी ले। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये जो मुझे पंचम काल का मनुष्य भव कर्म भूमिका मिला है, इसकी बुराई तो बहुत कर ली मैंने। क्या थर्ड क्लास, इतनी कम लाइफ, इतना कम समय, इतनी बकवास बॉडी है। ये अनादर स्पेशलिटी है हमारे इस शरीर की, शायद पहले भी बताया है। चाइनीज बॉडी है ये अपनी। क्यों? इट इज ओनली मेड टू लास्ट सो मच। आप देखो ये देवगति के जीवों का पूरा जो समझो शरीर है ऐसा बना हुआ है कि वो कितने सागरों की आयु भी हो जाती है, लेकिन अंतिम 6 महीने में जाके उनकी समझो आंख की रोशनी थोड़ी सी मत्ती पड़ती है। हमारे यहाँ पे तो चश्मा आजकल बच्चों को लगने लग गया है, और 40 के बाद तो चांस ही नहीं है। आपकी बॉडी कैसी बनी है, इतना ही चलेगी। तो बहुत बुराई कर ली हमने इस पंचम काल के शरीर की, बॉडी की, लाइफ की। लेकिन इसमें एक गजब का फायदा है, सुनना वो क्या है। अब मैं इसकी तारीफ करूंगी। क्यों? मुझे इस काने गन्ने की बुराई तो करी थी, रस नहीं निकलेगा, पर इसको बोना है। इस मनुष्य भव की खासियत ये है, पहली बात, भोग भूमि में धर्म आसानी से नहीं होता। नहीं होता। लॉजिकली समझाऊं कैसे नहीं होता? कि इतनी अनुकूलता है, इतनी कन्वीनियंस है, क्यों नहीं होता भाई? अरे इसलिए नहीं होता, पहली बात तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? जब आपके पास बहुत टाइम होता है तो आदमी क्या करता है, अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट। जैसे कि हम बोलते हैं अगले साल के भारतीय विद्या भवन के प्रोग्राम के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लो। कब तक कर सकते हैं? अगले साल तक। कितने लोग आज के आज रजिस्ट्रेशन करेंगे? कोई नहीं करेगा। क्यों? अभी बहुत टाइम। ये देवगति वाले जीव, ये भोग भूमि वाले जीव इसी के शिकार होते हैं। अपन में से जितने लोग सोचते हैं ना, बैठे बैठे कभी कभी दिमाग में आता है, मेरे भी आता है, आपके भी आता होगा, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है भाई, फैमिली की, लाइफ की, बॉडी की। अगले भव में मालूम है देवगति में जा रहा हूं, वहां जाके आत्मा का कल्याण करेंगे। सोचा है कि नहीं? अरे सोचा है, पक्की बात है। अरे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त मंदिर स्वामी भगवान के समक्ष चरण में जाएंगे, यहाँ झेलना पड़ता है या ज्ञानी गुरुओं को। क्या मजा। नहीं, एकदम क्रिस्प सटीक सूत्रों में बात होगी वहां जाकर। मस्त बॉडी होगी, कभी सिर दर्द नहीं होएगा, आंखें थकेंगी नहीं, पढ़ लेंगे, बहुत लाइफ देगी अपने को। अरे तुम समझे नहीं, करने वाला यहां कर लेता है और नहीं करने वाला वहां भी नहीं करता। क्या प्रॉब्लम है देवगति के जीवों की? उनके पास इतना टाइम होता है लाइफ में, इतना टाइम होता है, जब पहुंचते हैं तो सोचते हैं अभी तो आए ही है। नहीं, बिजी हो जाते हैं अपने भोगों में। सीधे आंख कब खुलती है, थोड़ा सा रियलाइजेशन कब होता है पता है? अब आखिरी 6 महीने में। बीच का हिस्सा पता ही नहीं चलता है, रहता है ना कभी कभी।
एक वेकेशन पे जा रहे हो तो जाने का टाइम याद होता है और आने के बाद ख्याल आता है अरे ये तो खत्म भी हो गई। वेकेशन पे जाते हैं देवगति में तो, भोग भूमि में तो कोई अर्जेंसी नहीं है। दूसरा, अभी यहीं के यहीं आपके पास में सारे भोगों की व्यवस्था हो, बढ़िया से बढ़िया। अभी आपको मैं रिक्लाइनर दे दूं वहां बैठने के लिए, मसाजिंग लगा दे हम वहां पर करने के लिए, मस्त जैन फूड में ऑल वैरायटी पॉसिबल, मल्टी क्विजीन। तो कुछ लोग सोचेंगे ठीक है 10 मिनट बाद सुन लेंगे, थोड़ा खाते हैं पहले, थोड़ा आराम कराते हैं, क्या है उसमें। कि वहां पे जब सारे भोग मिल रहे हैं आपको, सारी कन्वीनियंस मिल रही है, तो लास्ट प्रायोरिटी में ही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लंबी लंबी आयु वाले, ये लंबी लंबी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले, इन लोगों को आत्मा के कल्याण करने के आसार इतने आसान नहीं है, ना इतने निमित्त हैं। और निमित्त हो तो उनके भावों की योग्यता है। धर्म सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपने सुना है? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के आसार सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? म्लेच्छ खंड में भी नहीं होता, कुभोग भूमि में भी नहीं होता। लंबी लंबी आयु है, काम की नहीं है। मनुष्य भव में कर्म भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के आसार सबसे अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि देवगति और भोग भूमि में सम्यक दर्शन नहीं होता है, माइनॉरिटी है, एक्सेप्शन है, कम जीव है। जो हमारा दिमाग है, जो हमारी समझ है, जो हमारी सिचुएशन है, देखो सुख में भगवान याद आते हैं कि दुख में भगवान याद आते हैं? थोड़ा दर्द भी अच्छा है ना। तो जब हमारे जीवन में चैलेंजेस है, हम वो काना गन्ना है, हमारी बॉडी के रिलेटेड इश्यूज है, हमारे क्षयोपशम ज्ञान की सीमा है, अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी कम है, तो हमारा जो भी सिचुएशन है वो आत्मा की अनुभूति करने के लिए आइडियल है, एकदम आइडियल है। और कर्म भूमि में ही संयम होता है। कोई है जिसको ये बात नहीं पता है? संयम एकमात्र कर्म भूमि में होता है। आपको पता है जब आप अभी उपवास करने वाले हो 8 दिन का 10 दिन का, ये आप भी कर सकते हो। कोई भोग भूमि वाला या देवगति का जीव कितनी जबरदस्त बॉडी लेके बैठा हो वो उपवास नहीं कर सकता। ये संयम की प्राप्ति हम कर सकते हैं, ये आत्मा के कल्याण का कार्य हम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही काम करना होगा कि तुमको डिस्ट्रैक्शन से हटकर, ये कर्म भूमि में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, अपनी दृष्टि को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर इस मनुष्य भव को इन्वेस्ट करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट करना है, ये तो डिसाइड मैंने कर लिया। ये इन्वेस्टमेंट में सफलता कब हाथ आएगी? रिटर्न्स। हम तो बिजनेसमैन आदमी हैं, हमको बताओ रिटर्न्स कब मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, कैसा मिलेगा? थोड़ा सैंपल तो दो एक बार के लिए। इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहे हो मुझको, क्योंकि हमने 2 लेवल पे बात देखी। पहले लेवल पे मैं जिस सफलता को चेस कर रहा हूं, मेरा समय जिसमें डाल रहा हूं, अपने पैसे बचाकर और कमाकर मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझ रहा हूं, मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि मेरा टाइम जो सबसे वैल्यूएबल है इस मनुष्य भव का, वो उसमें वेस्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, ये टाइम को बचा तो लूंगा, पर बचा के करूंगा क्या? तो पॉइंट नंबर 2, इसको राइटली इन्वेस्ट करना है। अब इसको कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये हमारा पूरे लेक्चर का अगला हिस्सा है। मेरे पास 2 तरीके हैं ये बताने के, ये सॉल्यूशन कैसे प्राप्त किया जाए। एक तरीका है जहां पे हम समझेंगे प्रवचन सार ग्रंथ के सुखाधिकार से कि वास्तव में वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि मेरा ये गोल अचीव होगा, ये मनुष्य भाव राइटली इन्वेस्ट होगा। और दूसरा, एक अगले लास्ट के 15 मिनट में मुझे आपको एक सैंपल टेस्टिंग करानी है, और वो सैंपल टेस्टिंग हम देखेंगे कि सफलता इस शांति में है जो मैं आपको महसूस कराऊंगी, या सफलता उन सारे अचीवमेंट्स में है जहां पे तालियां बजती हैं और लोग सेलिब्रेट करते हैं।
तो ये हमारा अगले आधा घंटे की रूपरेखा है। पहले 15 मिनट हम समझेंगे सुखाधिकार से कि वस्तु का स्वरूप क्या है। सुखाधिकार में 53 से 68वीं गाथा में उन्होंने सबसे पहली बात जो सिद्ध करी वो ये करी कि हम जिस सुख को सुख समझ रहे हैं वो सुख इंद्रिय सुख है, बराबर। और हम जिसको सफलता समझ रहे हैं वो एक तो इंद्रिय सुख की प्राप्ति और एक कषायों की पूर्णता है। थोड़ा सा इलेबोरेट करूं। सक्सेसफुल कब मानते हैं हम अपने को? मुझे गुस्सा आया और मेरे में ताकत थी, मैंने इस आदमी की पिटाई कर दी, तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना, यस आई डिड इट। नहीं, हमें गुस्सा आया, अच्छा ये पड़ोसी देश, इनने हमारे साथ ऐसा किया, हमने इनको हरा दिया जा, ये भी क्रोध का रूप है। तो हमें लगता है हम सफल हो गए, हमारी मान कषाय है, इसने खूब जोर मारे इस धरा पर, यदि मान नहीं धरा होता तो मोक्ष यहीं पे धरा हो। मेरी मान कषाय ने जोर मारी और इस मान कषाय की पूर्ति में मुझे अवार्ड दे दिए गए, टाइटल्स दे दिए गए, वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे ना मेरा सारा, वो मेरी सफलता नहीं है, वो मेरी सफलता नहीं है, और उसे हमें अपनी सफलता माननी नहीं है। तो ये सारे मान कषाय की पूर्ति में मेरा नाम नहीं लिया, इन लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बुलाया नहीं, पूछा नहीं, सफलता उसमें नहीं है। हम मायाचारी करते हैं, हमें लोभ होता है, हमें लगता है कि मैं जैसे तैसे साम दाम दंड भेद से जो अचीव करना है वो अचीव कर लूं। मैंने गोल बनाया क्या कि मुझको एक रोल्स रॉयस खरीदनी है, और रोल्स रॉयस खरीद ली तो मैं क्या मानता हूं? आई एम सक्सेस। लोभ की पूर्ति में सक्सेस नहीं है। मायाचारी में मैंने स्ट्रेटजी बनाई, मैंने जबरदस्त मैनिपुलेट किया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन जब उनका काम सक्सेसफुल हो जाता है कि हमने सोचा था यहां की वहां गोटी बिठाई और ये पिट गई, सक्सेसफुल मानते हैं अपने आप। तो या तो हम अपने जीवन का सक्सेस कषायों की पूर्ति में मानते हैं, या हम अपने जीवन का सक्सेस विषयों की पूर्ति में मानते हैं, बराबर। अब वो ये क्या कहते हैं यहां पर कि ये जो भी इंद्रिय सुख है जो विषय कषायों की पूर्ति में मिलता है, ये इंद्रिय सुख वास्तव में सुख है ही नहीं। रूट में क्या था मेरे सक्सेस की परिभाषा के कि मैं इंद्रिय सुख को ही सुख मानता था, मैं इंद्रियों को ऑब्लाइज करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सुख तुझे तब मिलेगा जब तेरा ज्ञान अतीन्द्रिय होगा, तो तेरा सुख भी अतीन्द्रिय हो जाएगा। अब आप ये देखिए रास्ता क्या है जिस सुख की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको टेस्टिंग कराऊंगी, सैंपल टेस्टिंग लास्ट 15 मिनट में, चिंता मत करना। अभी इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने की कोशिश करना जो बताया जा रहा है। इंद्रिय सुख हमेशा पराधीन होता है, और पराधीनता में कभी सुख किसी जीव को मिल ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा मंत्र है। हम अपने आप को पराधीनता में सुखी मान लेते हैं, हम अपने आप को पराधीन होने पर भी सक्सेसफुल मान लेते हैं। वास्तविक सक्सेस यदि आपको अपने जीवन की माननी है तो देखना कि आप कितने स्वाधीन हो गए। किसके लिए स्वाधीन? क्या काम के लिए स्वाधीनता की बात चलती है? कि सुख की बात है तो सुख की ही बात चलेगी ना भाई। जिस दिन हमारा सुख, बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, ये सम एंड सब्सटेंस है, जिस दिन हमारा सुख स्वाधीन हो जाएगा समझ लेना आपने जग को जीत लिया। आपको पता है मैं किसको सबसे बड़ा सक्सेसफुल जीव मानती हूं इस दुनिया में? हुँ? आप भी मानते हो।
पर आप जानते नहीं हो कि आप मानते हो। बताओ किसको? 5 परमेष्टि। रोज नमोकार मंत्र बोलते हो? क्यों उनकी माला जपते हैं हम? क्योंकि असली सफलता तो हमने प्राप्त करी है भाई। नो प्रॉब्लम्स। मेरे आदर्श कौन है? जिनका सुख ऐसा स्वाधीन हो गया कि अब उनको तुम्हारे जैसे भक्तों की जरूरत भी नहीं है सुखी रहने के लिए। मैक्सिमम जो भगवान होते हैं वो भक्त के बिना भगवान नहीं रह पाते हैं। नहीं। अगर आपको सीनियर बनना है तो जूनियर चाहिए ना। आपको मालिक बनना है तो नौकर चाहिए। लेकिन अगर आपको भगवान बनना है तो आपको भक्त नहीं चाहिए। बोलो, ये स्वाधीनता हमें चाहिए? ये स्वतंत्रता हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी हरकतों से तो ऐसा नहीं लगता है। अभी हम बात करेंगे, किसी से बोलते हैं आजकल गाड़ी के बिना तो चलता ही नहीं है। आप बड़े अनसक्सेसफुल आदमी निकले, मुझे आज पता चला। क्यों? क्योंकि आपका गाड़ी के बिना नहीं चलता है। मेरे घर पे उस दिन कोई खाने पे आया, हमने मिठाई नहीं रखी। अनहेल्दी चीज क्यों रखना? हमारा तो मिठाई के बिना चलता ही नहीं। भाई साहब, आप स्वाधीन आदमी हो कि पराधीन आदमी हो? और गर्व से कहो कि मैं पराधीन हूं। ये आदमी की तो पराधीनता कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जैसे समय बचाना था, ऐसे हमें अपनी स्वतंत्रता भी तो सेफगार्ड करनी थी। हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी थी। अरे मुझे दूसरे इंसान की, किसी भगवान की नहीं, मुझे इस इंद्रियों की भी पराधीनता अपने ज्ञान के लिए स्वीकृत नहीं है। बोलो, कितने लोग इस बात को पल पल महसूस करते हैं कि मैं आंखों से देखने वाला हूं, वो मैं नहीं हो सकता हूं। क्योंकि आंख देखे मैं आपके पराधीन हो जाऊं, ये मेरी बेइज्जती है। बोलो। ये प्रवचन सार ग्रंथ में उदाहरण दिया उन्होंने कि ये जो रात के अंधेरे में देखने वाले जानवर होते हैं ना, आंखें जो अंधकार में भी देख पाती है। अपना नाइट विजन कैमरा देखा है आपने? उसमें फोकस नहीं होता है। फोकस नहीं, सॉरी, वो क्या बोलते हैं, फ्लैश लाइट नहीं होती है। हम्म? ये जितने भी नपुंसक जानवर हैं, बिल्ली है, वो कौन, टाइगर, लेपर्ड, इनको रात में देखने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी खुद जो दृष्टि है वो तिमिर यानी अंधकार को भेद सकती है। हमारा ज्ञान स्वयं जानने में सक्षम है कि हमको वो टॉर्च के फोकस की, इंद्रियों की आवश्यकता है। पहले तो सबसे पहले कहानी यहां से शुरू। पहले श्रद्धा से बात शुरू होगी कि तुम अपने आप को मानते क्या? आप अपने आप को क्या समझते हो? इंद्रियां समझते हो, पराधीन समझते हो, बूढ़ा समझते हो, कमजोर समझते हो कि स्वाधीन रूप से अपनी शांति को मैं खुद ही धारण कर सकता हूं और मेरे आनंद को किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा? हम्म? अगर हम अपने आप को स्वाधीन मान लें तो हमारा ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाएगा। और जिसका ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाता है उसका सुख भी अतीन्द्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि वो स्वयं केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्मा बन जाता है। कमी है हम में, बहुत सारी कमी है अभी। देखिए, अपन ने उस सुख को तो महसूस किया है जो स्वादिष्ट खाना खाने पे आता है। हमने उस सुख को महसूस किया है जो ना ठंडी हो ना गर्मी हो, टेम्परेचर परफेक्ट हो, उसमें आता है। उस सुख को महसूस किया है जो बहुत अच्छी वाणी को सुनने में आता है। क्या हमने उस सुख को महसूस किया है जो सुख सिर्फ शांति में आता है? महसूस किया आपने? हमने उस सुख को तो महसूस किया है जो विकल्पों में आता है, जो उसके बारे में सोचने में, समझने में, विचार करने में आता है। क्या हमने उस सुख को महसूस किया है
जिसमें कोई हलचल नहीं है, लेकिन इतनी शांति है, इतना आनंद है कि उससे बाहर निकलने का मन ही ना। क्योंकि हमारे दिमाग में जो सुख की डेफिनेशन है वो या तो संयोगों से है, या दूसरे मुझे किस दृष्टि से देखते हैं इससे है, या पुण्य के उदय से है, या पर को जानने से। सुख जब तक तुम्हारी दृष्टि पर द्रव्य को जानती रहेगी तब तक अंदर से प्रकट नहीं होगा। क्योंकि जहां मेरा उपयोग है मैं उसको भोगता हूं, मैं आकुलता में उपयोग लगाता हूं और मैं आकुलता को भोगता हूं। मेरा ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि सुख निराकुलता में है। एक ही रूल है, यदि तुझे सुखी होना है, यदि तुझे सफल होना है, तेरे ज्ञान को अतीन्द्रिय करना पड़ेगा और तेरी सुख की परिभाषा को अतीन्द्रिय मानना पड़ेगा। और अतीन्द्रिय को जानना है तो कहां से जानोगे भाई, बताओ मुझे। कोई चीज देख के समझ में आ जाती तो मैं देख के समझ लेता, सुन के समझ में आ जाती तो सुन के समझ लेता, छू के समझ में आती तो छू के समझ लेता। जो अतीन्द्रिय को जानना है उसको तुम कैसे जानोगे, बताओ मुझे। कैसे जानोगे? मन के चक्षुओं से जानना पड़ेगा, श्रुत ज्ञान से जानना पड़ेगा। ये मति ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, ये पराधीन ज्ञान है। मुझे इस मति ज्ञान से कलेक्टेड डेटा से जो शास्त्रों में मुझे अतीन्द्रिय के बारे में बताया गया है उसको जानना पड़ेगा। देखो एक सिंपल सा उदाहरण दो आपको। ऑनेस्टी एग्जिस्ट करती है, ईमानदारी दिखाओ, है क्यों? दिखा दो, अच्छा सुना दो, अच्छा टच करके बता दो, सुंघा दो, चखा दो। ऑनेस्टी को कैसे जानोगे आप? ऑनेस्टी को समझने के लिए बच्चे को समझाना है ऑनेस्टी, आप समझा सकते हो? क्या करोगे? 4 साल के बच्चे को ऑनेस्टी समझानी है, आप उसे 4 कहानियां सुनाओगे। वो कहानी सुन के उसको बोलोगे तूने समझा? अब ये आदमी ने जो किया, ये ऑनेस्टी उसको उस कहानी में से डिराइव करनी पड़ेगी। वो डिराइवेशन कहां से होगा? इंद्रियों से होगा कि उसके मन के चक्षुओं से होगा? फिर वो डिराइव करने के बाद में उसे समझ में कब आएगा? जब वो उस ऑनेस्टी को महसूस करेगा। वो उस ऑनेस्टी को महसूस कैसे करेगा? कि जो कॉन्सेप्ट तुमने समझा है, जाना है, एनालाइज किया है, डिराइव किया है, अगली बार उससे कहा जाएगा बेटा, है क्या था वो, जॉनी जॉनी, यस पापा, ओपन योर माउथ, ईटिंग शुगर। ऑनेस्टी क्या है? उससे पूछोगे बेटा बताओ ऑनेस्टी क्या है, ओपन क्या, ईटिंग शुगर? जब वो कहेगा यस पापा, तो पापा बोलेंगे ये ऑनेस्टी है बेटा, बराबर। यानी कि उसे उसको महसूस करना पड़ेगा। फिर पापा क्या बोलेंगे, मेरे मुंह में तो शक्कर थी, मुझे लगा पापा मारेंगे डांटेंगे, और पापा ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आपने सच बोला है, इसलिए मैं आपको नहीं डांटूंगा, लेकिन अगली बार से शक्कर मत। क्या हुआ ये? उस बच्चे का जीवन तुमने सफल कर दिया। कैसे? फल मिल गया उसको ऑनेस्टी का। उसने जान लिया कि सच्चाई में शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हार दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो सच्चा होता है वो कभी हारता नहीं है। विचार करना, अगर आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करी उस चक्रवर्ती की तरह जो सुभौम नामक था, तो तुम्हें अभी जीतते हुए नजर आते हो, लेकिन तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ नरक ही नहीं जाओगे, संसार में घूमोगे, निगोद तक पहुंच जाओगे, तुम्हारा ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन आज एक पल में तुमने अपने पे संयम रखा, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, हाँ मैं पैसे कमाऊंगा उतने जितने की मुझे इस मनुष्य भव को बिताने के लिए आवश्यकता है,
लेकिन पाप की कीमत पे पैसे नहीं कमाऊंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। क्या किया मैंने? मैंने उन सारी क्रियाओं से, शॉर्ट टर्म में लोग बोलते हैं तू बेवकूफ है, तो एक झूठ बोल लेता, करोड़ों कमा लेता। कोई बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका फल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और वो फल क्या है मुझे बताओ? अरे परसों तो कर्मों का फल मिलेगा, आज मन की शांति का फल मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? तूने झूठ नहीं बोला, तूने चोरी नहीं करी, तुझे मन की शांति है कि नहीं है? हम्म? तो एक बात बताओ, वो कहानी तो आपने सुन रखी होगी, सभी ने सुन रखी है, कि एक लड़का होता है, बीच के ऊपर बैठा होता है, उसका दोस्त जाके पूछता है कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? तो बोलता है तू स्कूल जाके क्या करेगा? बोले मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। बोले फिर तू क्या करेगा? फिर बहुत मेहनत करके बहुत पैसे कमाऊंगा। फिर तू क्या करेगा? फिर बढ़िया शादी करूंगा। फिर क्या करेगा? फिर बच्चे करूंगा। फिर क्या करेगा? फिर और कमाऊंगा, बच्चों की शादी कर दूंगा। फिर क्या करेगा? फिर आराम से बीच पे आके रिलैक्स करूंगा। बोले मैं तो अभी वही कर रहा हूं। आप क्या चाहते थे? आपको चाहिए था सुख, बराबर? कैसे मिलेगा वो सुख? कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बहुत पावर कमाऊंगा, देवगति में जाऊंगा, चक्रवर्ती बनूंगा, भोग भूमि में जाऊंगा। और फिर क्या करेगा? कि मैं शांति से आनंद में रहूंगा। हम कहते हैं सुख की परिभाषा समझ ले, तो शांति से आनंद में अभी रह ले, क्योंकि वो जो तुझे दूर के ढोल दिखाए जा रहे हैं वहां धोखा है, वहां आनंद नहीं है, वहां शांति नहीं है, वो चक्कर है। उस चक्कर में तू एक बार फंस जाएगा तो तू छलावे में आ जाएगा। संसार का सुख मछली के कांटे में लगे हुए मांस की तरह है। वो तेरे मुंह में आ तो जाएगा, लेकिन तेरे मुंह को काट देगा और तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इसलिए ये संसार के सुख की और भी बहुत अच्छी व्याख्या प्रवचन सार ग्रंथ में है। आप सभी को वक्त मिले तो आप जरूर इसको पढ़िएगा और विस्तार से समझिएगा। हमारे लास्ट 15 मिनट में मैंने कहा था एक सैंपल टेस्टिंग करेंगे, तो मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी। ये भजन की पंक्तियां, इसके ऊपर आप पूरा उपयोग लगाकर उसको एक एक ग्रहण करना। ये मेरा आपसे वादा है कि यदि आपके दुनिया की कोई लाइफ की प्रॉब्लम, कोई लाइफ की प्रॉब्लम, शरीर से रिलेटेड हो, रिलेटिव से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इन शब्दों के अर्थों में यदि आपने परिणामों को एकाग्र किया और मग्न किया, इमीडिएट पेन किलर की तरह हमें बहुत शांति मिलेगी। ये भजन की पंक्तियों को समझते हुए हम एक एक करके जितना पॉसिबल होगा उसका अर्थ भी करते जाएंगे। मैं देख रही हूं कि ये आवाज आपको आती है कि नहीं। एक सेकेंड। तो अटक रहा है शायद। आ नहीं रही है ना आवाज तो। एक सेकेंड, इसका ऑडियो आउटपुट देखती हूँ। नहीं आ रही है।
मैं ये एंड करती हूँ तो आ जाएगी।